दोस्तों, पूरी पश्चिमी दुनिया में अभी एक ही चिंता है। वो ये है कि क्या जनवरी या फरवरी में जब ठंड चरम पर होगी तो क्या रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है कि नहीं। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद पश्चिमी देशों के पास क्या उपाय हैं इसे रोकने के लिए, या अगर ऐसा होता है तो किस प्रकार से वो इसमें हस्तक्षेप कर पाएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय मीडिया में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की नहीं हो रही है। कुछ एक अंग्रेज़ी चैनल को छोड़ दें अगर, और अंग्रेज़ी चैनल में भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं है इस तरह का कवरेज, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना होने वाली है। क्योंकि आप ये मान के चलें अगर कि अगर यूक्रेन जो है, इस बात की पूरी संभावना है कि अगर पश्चिम की मदद नहीं आई तो यूक्रेन जो है वो टिक नहीं पाएगा रूस के सामने। और रूस जो है स्ट्रेटजी के मामले में, चाहे हथियारों के मामले में, चाहे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मामले में, चाहे चीन से अगर किस तरह की मदद चाहिए हो, जैसे मान लीजिए चीन अगर दक्षिण चीन सागर में अगर कोई तनाव बढ़ा दे तो पश्चिम के जो ताकतें हैं वो वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगी, और इसलिए रूस को मौका मिल जाएगा कि वो यूक्रेन पर पूरी तरह हमलावर हो जाए। संभावना है, मतलब ये मिलिट्री स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। मगर कहने का मतलब ये है कि इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भारतीय उपमहाद्वीप में सुनाई नहीं पड़ रही है। लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा विषय है, और इसलिए इसलिए बड़ा विषय है क्योंकि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाता है तो अमेरिका के सामने, या अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो के सामने एक ही उपाय होगा। वो ये कि पूरे यूरोप को जो है वो जो बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर से लगता हुआ जो यूरोप है उसको पूरी तरह से जो है हथियार बंद कर दे, जिससे कि मतलब एक तरह की लाइन खींची जा सके कि यहाँ से नेटो के असर वाले जो देश हैं वो शुरू होते हैं, और यूक्रेन और बेलारूस से जो है वो रूस का जो असर है वो शुरू होता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए चिंता की बात ये होगी कि वर्तमान में तो हम रूस और अमेरिका दोनों से जो है वो संबंध ठीक रखे हैं, मगर सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन और बेलारूस के साथ जो है पूरे सेंट्रल एशिया पर जो है रूस का प्रभाव एकदम से स्थापित हो जाएगा। और अगर वैसा होगा और उधर जो है यूरोप और अमेरिका जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि अब तो बात ट्रेड की नहीं है ना, अब तो बात फिर सैनिक गुटबाजी की हो गई। तो जब अगर सैनिक गुटबाजी में अगर दो खेमे अलग अलग हो जाते हैं इस प्रकार से, तो फिर भारत के सामने चुनाव होगा कि भैया तो आप ये चुने या तो वो चुने। तो अब आप ये देखिए कि भारत ने रूस से बहुत सारा हथियार खरीदा हुआ है, मतलब जो कहते हैं कि 50 से 60% जो है वो आज भी हथियार जो मतलब है वो रूसी ही हैं, और आगे भी हमारे अभी तो बल्कि हम एक परमाणु पनडुब्बी भी उनसे जो है लीज पर लेने वाले हैं, और ले चुके भी हैं पहले भी। एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा ये है कि फ्रांस और अमेरिका और तमाम सारे जो पश्चिमी देश हैं वहाँ से भी हमने बड़े बड़े हथियार ले रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके जो PATI मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं, इसके अलावा जो राफेल जहाज़ हैं, जो आपके और भी सी गार्जियन और प्रेडेटर ड्रोन्स की बात हो रही है। और तो ऐसे में भारत को, और हमारा ट्रेड जो है वो दोनों तरफ बहुत अधिक है। हम रशिया से हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, और पश्चिम से भी हमारा ट्रेड काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। तो सोचने वाली बात ये होगी कि उसमें भारत को कहीं मजबूर तो नहीं किया जाएगा कि भाई आप चुनाव कीजिए, या तो हमारे साथ रहिए या तो उनके साथ जाइए। और इस पर जो है बहुत कम चिंता हो रही है, बहुत कम विश्लेषण हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, और इंडिजिनस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की डेवलप करने की ज़रूरत है। रूस और यूक्रेन का मामला कोई बहुत किसी एक
दूर दराज के क्षेत्र में हो रहा कोई एक अकेली अलग घटना नहीं है। इसे वैश्विक पटल पर एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। और जो कहा जा रहा है, जो जो आशंका जताई जा रही है पश्चिमी मीडिया के द्वारा, पश्चिमी देशों के द्वारा, वो ये कि अभी दिसंबर चल रहा है और अभी जनवरी में हो सकता है कि चूँकि ज़्यादा बर्फ़बारी में पश्चिमी सेनाएं लड़ने की उतनी आदी नहीं होंगी, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर पाएंगे। और संभावना है कि उस समय रूस जो है वो फुल ब्लोन इन्वेजन के बारे में बात करें। अब देखने वाली बात है, अभी तक तो रूस ने जो है आधिकारिक रूप से मना ही किया है, मगर इस तरह की आशंकाओं को बड़ा बल दिया जा रहा है पश्चिमी मीडिया में।